बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं चिश्तियाँ बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप सीनियर कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलीम फैज़ साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। अगर हम कानून के हवाले से बात करें तो आप कानून को बेहतर तरीके से जानते हैं। आज हम सर की पर्सनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। तो आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वास्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल। सर, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? देखिए जी, बात ये है कि मैं बहुत नीचे से यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरा जो तालीमी कैरियर है ना, वो ना तो किसी हाई स्कूल के मिडिल हिस्से में है, ना हाई हिस्से में है, ना कॉलेज का मैंने शक्ल देखी और यूनिवर्सिटी की मैंने 9th क्लास में पढ़ा मैंने। अच्छा, और कचहरी में मेरा स्टार्ट हुआ एक चाय के होटल से। अच्छा, मैंने 7वीं क्लास से छोड़ा, मैं चाय के होटल पे आ गया और यहाँ से मैंने आगे से अपनी तालीम को कंटिन्यू रखा। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, मास्टर की, लॉ किया और उसके बाद मैं इधर आ गया और मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी दी और रिज़्क भी दिया। और मैं समझता हूँ कि इसमें माँ सिवाय मेरे वालिदैन की दुआओं के अलावा अल्लाह की ख़ास करम नवाज़ी और मेरी एक साफ़ नीयत और इसमें मेहनत, वो जो सारी बातें थी, अल्लाह ने मुझे उससे बढ़ के रिवार्ड दिया। ठीक, और अल्लाह, जब भी मैं सोचता हूँ ये इतनी सारी बातें कैसी आ गई, मुझे अल्लाह ताला की रहमत के अलावा कोई बात नज़र नहीं आती। ठीक। वकील बनने का शौक़ आपको खुद था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? नहीं, मैं तो एक्सीडेंटली इधर आ गया, अच्छा, एक्सीडेंटली आ गया। कचहरी में थे, कचहरी के होटल से शुरू किया, तो शुरू से कचहरी में आ गया। हुँ, उसके बाद मैं बहुत सारे मैंने हुँ, काम किए कचहरी में। मैं इधर स्टैम्प वेंडर भी रहा, मैंने जो कचहरी फॉर्म्स होते हैं इनका कंट्रैक्टर भी रहा हुँ, मैं वकील के साहब के पास एज ए क्लर्क भी मैंने काम किया और मैंने रजिस्ट्री ब्रांच में भी काम किया और मैंने इसमें पटवार भी किया हुँ, और ये पटवार का सारे मामला मैं सारे सारे देखता भी हूँ, समझता भी ठीक, हूँ, रेवेन्यू का सारे ठीक, इस हवाले से। और मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें जो मैंने सीखी ना, उसका मुझे फ़ायदा जब वकील बनने के बाद बहुत हुँ, हुआ। और मैं करता भी सिविल काम हूँ। मेरा जो है, जो फील्ड ऑफ वर्क है, वो दीवानी सिविल केसेस के हवाले से है। ठीक। एज़ अ सीनियर कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या ख़सूसियात होनी चाहिए? क्या देखते हैं आप? उसमें मुझे अभी तक याद है कि एक दफ़ा हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश हुए, तो वहाँ पे जस्टिस मज़हर इकबाल सिद्धू साहब ने एक बात बड़ी खूबसूरत कही थी। उन्होंने कहा था, जब पहला इंसाफ शुरू होता है ना, वो चैम्बर से शुरू होता है। जब आप चैम्बर में बैठ के क्लाइंट से बात करते हैं ना, हुँ, तो फिर आपके दिल में ये बात ज़रूर होनी चाहिए, आपके माइंड में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि आपने इसको डिलीवर करना है, हुँ, नेक नीति के साथ, अपनी मेहनत के साथ। उसमें जो आपकी और उसकी कंसल्टेशन और इसमें बात ध्यानती नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो अर्निंग है वो तो वैसे भी इसमें सानवी है। हुँ, फर्स्ट पार्टी जो है, आप जो सर्विसेज दे रहे हैं उनको, वो बातें सारी बातें शामिल ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? हैं। ये वकील एक मेन पिलर है। माशरे की असलाह के लिए वकील बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। हुँ, अगर एक वकील अच्छे तरीके से डिलीवर करे ना, और उसने चंद लोगों को भी इंसाफ दिला दिया ना, और चंद लोगों को नहीं दिला दिया उसने, उसने पूरे उनके एक ख़ानदान को दिला दिया। एक 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 बंदे के पीछे पूरी फैमिली होती है, पूरा ख़ानदान होता है। अगर बेंच पे या जुडिशरी पे अगर चेक एंड बैलेंस है ना, वो बार का हो सकता है। बार ठीक हो तो बेंच खुद ब खुद ठीक होगा। हो ही नहीं सकता कि वो कोई बेंच या जुडिशरी में हुँ, कोई ऐसी बात हो जाए या वो प्रॉपर वर्क ना करें, जजेस टाइम पे ना आएँ। बार ठीक हो तो खुद हुँ, ब खुद ही बेंच भी ठीक होता जाएगा, जुडिशरी भी ठीक होती जाएगी। ठीक। चिश्तिया बार एसोसिएशन में बार और बेंच के ताल्लुक को कैसे देखते हैं? ये चिश्तिया में तो माशाल्लाह बड़ा मसाली है इनका आपस में। कभी कोई बात नहीं हुई, कभी कोई वाक़या नहीं हुआ ऐसे। माज़ी में 1-2 ऐसे ज़रूर हुए हैं, वो चंद लोग होते हैं हर जगह पे। लेकिन मजमूई तौर पर चिश्तिया बार बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के वकील बहुत अच्छे हैं और जुडिशरी के साथ इनकी बड़ी कोऑर्डिनेशन है। आप ये देख लीजिएगा, 2013 में हमने इतना वर्क किया यहाँ पे, ट्रायल का इतना काम किया कि हमारी ये चिश्तियाँ तहसील जो थी ना, औसतन
पंजाब में पहले नंबर पे आई डिस्पोजल के वाले से, सबसे ज़्यादा डिस्पोजल यहाँ थी। उस वक्त हमारे पास जजेस काम करने वाले थे, तो फिर हमने भी काम किया और इसमें हमने बड़ा अच्छा डिलीवर किया और हमने ठीक बड़ी है। जल्दी इसको डिस्पोजल की। सारी जितने पुराने केस जी। थे वो हमने ख़त्म कर दिए थे, बल्कि उन दिनों में हमारी उसमें 7 कोर्ट थी। हुँ, जब वो हमने 1 साल के बाद 2 कोर्स ख़त्म करनी पड़ी, हुँ, इतना काम कम हो गया था। ठीक। सलीम साहब, हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ़ लॉ की क्या अहमियत है? देखिए ये तो बड़ा मशहूर कौल भी है, फरमान है कि कुफ़र का माशरा कायम रह सकता है, हुँ, नाइंसाफ़ी का माशरा कायम नहीं रह सकता। इसलिए जो माशरे में जब तक इंसाफ़ नहीं होगा ना जी, तो माशरा तरक्की नहीं कर सकेगा। जब आप इंसाफ़ होगा, चाहे वो माशी इंसाफ़ हो, चाहे माशरती इंसाफ़ हो, सोशल जस्टिस हो या जिस हवाले से भी देखेंगे, जो इंसाफ़ बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर माशरा नहीं चल सकता। ठीक। सर, अदालतों ने 63 ए की तशरीह की है। इस पर आपकी कानूनी राय क्या है? देखिए हर बंदे के किसी न किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी की तो ज़रूर होती है, लेकिन मैं एज़ ए स्टूडेंट फिलहाल ये मैं कहूँगा कि ये जो हालिया फ़ैसला हुआ है ना, ये कानून और आइन के मुताबिक हुआ है और उसपे ये बिल्कुल कोर्ट ने ना जिसकी जो लेटेंट स्पिरिट आर्टिकल 63 ए जो है ना, उसको इंटरप्रेट किया है ना, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के मुताबिक किया है। लेकिन अगर इस पे लीगल सेंस में ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। इससे पहले इसमें जो जैसे वो पार्टी हेड का और पार्लियामेंट की कमेटी का जो था ना डिफरेंट, वो इसमें वाज़ेह हो गया है और इसमें ये है कि जो पार्टी हेड ने को अपनी जो ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए थी, वो इस तरीके से निभाई, बड़ा हैस्टी मैनर किया गया। हुँ, अगर वही डिक्लेरेशन अगर थ्रू ईसीपी आता, प्रोसेस होके आता, तो फिर सूरत-हाल और हो जाती। ये वो लकूनस थे जिनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हुँ, बिल्कुल फिल अप कर दिया। उसमें लीगल सेंस में उसमें उसकी जो कमी थी, उसको हुँ, सैटिस्फाइड कर दिया। ठीक। सर, आइंदा आम इंतखाबात कब तक मुतवक्के हैं? आप इस पर क्या तबसरा करेंगे और कौन-सी पार्टी हुकूमत बनाएगी? इस बारे में क्या ख़्याल है आपका? देखिए, ये तो एक सियासी सवाल है। मैं तो प्रैक्टिस करने वाला वकील हूँ। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ना, ये अभी मेरा ख़्याल है ये टर्न ओवर पूरा हो जाएगा, इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा। जी। और जो अब ये स्टेक होल्डर्स भी सोच रहे हैं कि ये जो रिफ्ट चल रही है ना मुल्क में, हुँ, ये ख़त्म होनी चाहिए और ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपस में कोऑर्डिनेशन इस तरीके से बना दी जाए कि ये जो है पार्लियामेंट अपना टर्न ओवर पूरा करे, उसके बाद इलेक्शन हो जाए। ठीक, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये इलेक्शन अपने वक़्त पे ही होंगे। ठीक। माशाल्लाह, आप सीनियर कानूनदान हैं, तो बार की सियासत के हवाले से बात करूँ तो आपने अभी तक बार की सियासत में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? इसकी क्या ख़ास वजह है? असल में मैं समझता हूँ जो प्रैक्टिस करने वाला वकील है ना जी, उसको सियासत नहीं करनी चाहिए, उसके पास टाइम ही नहीं होता सियासत करने के लिए। ठीक है। मुआशी लिहाज से मुल्क तरक्की कर रहा है, इसकी क्या ख़ास वजह है? माशी रियासत तरक्की मुल्क कर तरक्की कर रहा है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मुल्क में जो फाइनेंशियल क्राइसिस में तरक्की नहीं कर रहा। हुँ, ये तो अभी हमारी जो है ना ज़राअत जो है ना, उसकी वजह से ये अभी तक ये मुल्क कायम दम है, क्योंकि हमारा ज़राअत पे इन्हिसार है और हमारी जो फसलें भी अच्छी हो रही हैं, रेट भी अच्छे आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से। अदरवाइज़ तो बहुत इसमें वर्सन सूरत हाल होती है। ठीक। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? इसमें बहुत सारी वजूहत हैं। इसमें कुछ किसी हद तक वो लिटिगेंट भी उसका वो भी एट फॉल्ट होता है, हम वकला का भी कसूर है, जजेस का भी उसमें है। पहली सबसे बुनियादी बात ये है कि अगर जज काम करना चाह रहा हो ना कि ये मैंने केस इतने वक्त में ख़त्म करना है, तो ये हो ही नहीं सकता कि वकील उसमें तावन ना करे और वो हुँ, जाके काम ना करे। जुडिशरी काम करना चाहे और बार उसका साथ ना, ये भी नहीं हो सकता। इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। जैसे रिसेंटली अभी ये इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं सीपीसी में, जिसमें उन्होंने पोस्ट ट्रायल और प्री ट्रायल कोर्ट्स अलग-अलग कर दिए हैं और उसमें बहुत सारे पेपर वर्क बढ़ा दिया गया है। दुनिया में तो पेपर वर्क कम हो रहा है, हम सारा सिस्टम ऑनलाइन जा रहा है और हुँ, अब इधर हम बढ़ा रहे हैं और जैसे जिन लोगों ने वो तरमीमात की हैं ना, उनको उन्होंने हक़ाइक़ से हट के की हैं। अब एक गरीब लिटिगेंट है, उसके पास पहले केस करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब एक केस फाइल करने पे, सिविल केस फाइल करने पे इतनी कॉपीज़ लग जाती हैं, इतने फॉर्म्स लग जाते हैं, जिससे केस पे 5 से 6,000 रुपए जो है ना, वो एक्सपेंसेस उसके आ जाते हैं, जिसकी बुनियाद पे उस बेचारे को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। स्पीडी ट्रायल के लिए ये बहुत ज़रूरी है
कि ऐसा मेकनिज़म तश्कील दिया जाए जिसमें ट्रायल का काम करने वाले जो वकला हो ना जी, उनको शामिल किया जाए, उनकी तजावीज़ ली जाएँ, उसके बाद इसको सीधा किया जाए। फिर ये ठीक हो जाएगा मामला। जो हाई लेवल पे बैठे हैं उनको नहीं पता इन मसाइल का। अब मोड ऑफ सर्विसेज़ जब फाइल होता है सूट, मोड ऑफ सर्विसेज़ पे 6-6 माह लग जाते हैं। बहुत पीरियड है ये। अगर इसको ठीक कर दिया जाए कि समन को सर्व कैसे होना है और किस तरीके से होना है, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके हैं, बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म दिया जा सकता है। और उसके बाद मिसलेनियस एप्लीकेशन के हवाले से अब कोर्ट्स ने कहा है कि जी ये आप एक ही वक्त में दे लें, उसके बाद नहीं दे सकते। उसकी बजाय आप जितनी भी मिसलेनियस एप्लीकेशन उसकी प्रोसीडिंग को अलहदा कर दें। जैसे स्टे की एप्लीकेशन है, वो एक सूट के साथ 2-2 साल चलती रहती है। उसकी बजाय स्टे की एप्लीकेशन को अलहदा प्रोसीडिंग दे दें, सूट की प्रोसीडिंग को अलहदा दे दें। तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि जब तक स्टे की एप्लीकेशन का फैसला होने के करीब होगा तो दावा मिचोर हो चुका होगा। तो दोनों का इकट्ठा फैसला भी किया जा सकता है, जल्दी भी किया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे तजावीज़ हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी लंबी नशीद चाहिए। जब आप टाइम देंगे तो फिर आप बताएंगे। ठीक। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की के जजेस की जो तैनाती का तरीकाकार है वो किस तरह होना चाहिए, ऐसा कानून दान तजवीज़ दें? असल में ये है कि जो एक सिविल जज आता है ना जी, उसकी प्रैक्टिस की 2 साल की मुद्दत होती है। उसके बाद वो एलिजिबल होता है कि वो एज ए जुडिशल ऑफिसर जो है आगे काम कर सके, भर्ती हो सके। तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड है, 2 साल। अगर हम इसको ना डिस्टिंग्विश करेंगे तो लोअर जुडिशरी के जजेस और हायर जुडिशरी के जजेस, उनकी तकर्री और उनकी तकर्री, अगर हम इनको यकजा कर दें जैसे आर्मी में होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक भी बना जा सकता है। उसका मैं ये समझता हूँ कि अगर एक जज को 2 साल की बजाय ना उसको आप 10 साल बाद ले लें, 15 साल बाद ले लें, लेकिन उन लोगों को लें जो काम करने वाले हों, जो ट्रायल करने वाले हों और जिनका वाकई ही रेलिवेंट है। जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड से रिपोर्ट ली जा सकती है, तहसील लेवल पे जो एज जवान है उससे रिपोर्ट्स ली जा सकती है। उसकी रोशनी में वो बंदे हैं, उनको सेलेक्ट किया जाए जो काम करने वाले हैं और उनकी प्रैक्टिस 10 से 15 साल हो। वो जब वो भर्ती हों, सिविल जज दर्जा सोम की ज़रूरत ही नहीं है, सिविल जज दर्जा अव्वल भर्ती हों और वो कंटिन्यू करें, ऑनरेबल हाई कोर्ट तक जाएँ, हाई कोर्ट के जज तक जाएँ वो। इस तरीके से जाएँ, जब वो हाई कोर्ट में पहुँचेंगे ना, एक तो ये जैसे जजेस की भर्तियों में जैसे मनमानी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा ये कि मेरिट पे हो जाएगा। तीसरी बात ये कि जो बंदा रूट से काम करके ऊपर पहुँच रहा है ना, उसको लॉ पे बड़ी ग्रिप होगी। तो इसी तरह के इस तरीके से ना कि वो 10-15 साल प्रैक्टिस करे, सिविल जज फर्स्ट क्लास भर्ती हो, उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन उसकी एडिशनल सेशन जज या सीनियर सिविल जज रिस्पेक्टिवली हो, फिर वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनने के बाद जाके एलिवेट हो जाए, तो वो बहुत अच्छा डिलीवर होगा, उसमें कोई बात ऐसी नहीं होगी। ठीक। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकला की फलाह बहबूद के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? प्रैक्टिकली तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई अच्छी सोसाइटी है वकला के लिए, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है जो वकला के लिए बुनियादी ज़रूरियात उस पर कोई वर्क नहीं है। प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हुआ। जितने हमारे आते हैं स्टेक होल्डर सिर्फ अपना नेम लिखवाते हैं, उस पर बार के ऑन बोर्ड पे लगवाते हैं, बस उसके बाद कोई काम नहीं होता। पंजाब बार कौंसिल वकला की फलाह बहबूद के लिए क्या किरदार अदा कर रहा है? पंजाब बार काउंसिल के सिर्फ 1-2 स्टेप ऐसे हैं जिसमें एक तो वो ग्रुप इंश्योरेंस है, वो अच्छा स्टेप था जिसमें आप एक थोड़े से प्रीमियम में अपना बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ जो वकला के लिए उनके डेथ के लिए में या माल आला जो मालजा की सहूलतें हैं, ये चंद एक हैं, लेकिन ये भी बहुत ना होने के बराबर। जितने फ़ंड्स आते हैं ना पंजाब बार काउंसिल में, उसके मुकाबला में ये कुछ भी नहीं है। अगर अच्छे तरीके से फ़ंड्स को यूटिलाइज़ किया जाए और अच्छे तरीके से कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाया जाए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं। अच्छे इदारे बनाए जाएँ, अच्छे लॉ कॉलेज बनाए जाएँ, जिसको पंजाब बार काउंसिल खुद मॉनिटर करे, तो बहुत ज़्यादा और अच्छा डिलीवर किया जा सकता है। और ये जो लॉ कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए अगर वर्कशॉप बनाई जाए जहाँ पे उनका प्रैक्टिकल हो, एक स्टूडेंट जब दाखिल हो तो पंजाब बार काउंसिल के तहत ऐसी वर्कशॉप होनी चाहिए जिसके तहत वो आएँ और वो अपना वहाँ से सीखें। जब वो आएँ बार में प्रैक्टिस करने के लिए आएँ तो वो इतने उनके पास स्किल हो, उनको ये ना हो कि अभी उन्होंने 5 साल यहाँ पे धक्के खाने हैं, पहले दिन से स्टार्ट लें। तो मैं कहता हूँ बड़े काफ़ी हद तक मसाइल हल हो सकते हैं। ठीक। चिश्तियाँ बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? सिस्टम बार एसोसिएशन के वकला के हवाले से तो ये प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे चैम्बर नहीं है, वकला सोसाइटी नहीं है, इस हवाले से ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारी सिविल जज की कोर्ट्स कम है
और यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, और एक जज साहब के पास 250 से 300 की लिस्ट होती है रोज़ाना की बुनियाद पे। तो वो जज बेचारा क्या एविडेंस लिखेगा, क्या शॉर्ट ऑर्डर लिखेगा, कैसे करेगा? जजेस ज़्यादा होने चाहिए, उसके लिए एक चैम्बर होने चाहिए, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होनी चाहिए, जिससे वो सारा काम कर सकें। ठीक। वकला सामान स्ट्राइक करते हैं, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? मैं समझता हूँ कि स्ट्राइक का कोई फ़ायदा नहीं होता। स्ट्राइक जो है ना, वो सिर्फ़ इशू एक बिल्कुल प्योर ऐसे इश्यू पे होनी चाहिए, जिस पे मुआशरती तौर पर जो है ना, लोग हमें भी रिकॉग्नाइज़ करें कि जी इन्होंने किया और इसका माशरे पे ये इफ़ेक्ट हो रहा है। ये इतनी स्ट्राइक्स कर के हमने बार की जो थी ना असर था स्ट्राइक्स का, वो भी ख़त्म कर दिया हुआ है। छोटी-छोटी बातों में स्ट्राइक होती है, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे आते हैं स्टेक होल्डर्स आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं जो सियासत में आते हैं, तो वो प्रैक्टिस करने वाले नहीं होते, तो उनको पता नहीं होता कि स्ट्राइक का क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान है। तो वो फ्लुएंटली स्ट्राइक का नोटिस करते हैं और काम बंद हो जाता है सारा। जिससे ख़ास तौर पे जो मेरे जैसे प्रोफेशनल वकला है ना, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक आप रात 2 बजे तक सारे केस तैयार करते हैं, सुबह जब आते हैं नोट सामने पड़ा होता है, तो आपकी तो सारी मेहनत जाएगा कहीं ना। जो आपके क्लाइंट्स इतनी दूर-दूर से एविडेंस के लिए आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, वो भी बेचारे बड़े परेशान होते हैं। ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इस पे कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इस पे कोई ऐसा पैरामीटर तो होना चाहिए, जिसको इसको कंट्रोल किया जा सके। चिश्तिया को ज़िला बनवाने के लिए वकला बरादरी कोई किरदार अदा कर रही है, ज़िला बनना चाहिए नहीं, आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, चिश्तियाँ जो है ना हर लिहाज से रिक्वायरमेंट पूरी करता है, ये ज़िला बनना चाहिए। चिश्तियाँ जो है पूरे भावनगर की सब सीलों में जितनी सील्स हैं, उनमें सबसे आगे, वहाँ हर लिहाज से, तलीमी लिहाज से भी, मुआशी लिहाज से भी, और इसका जो जोग्राफिया है, हदूद रबा है, वो भी इस वाले से सूट करता है। तो इसको बनना चाहिए। और बार लेवल पे तो इज्तिमाई तौर पर तो नहीं, ताहम ये बात ज़रूर है कि इंडिविजुअली बहुत सारी एप्लीकेशंस भिजवाई गई हैं ऊपर, कि इसको ज़िले का दर्जा दिया जाए। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा केस जो आपके लिए यादगार हो, शेयर करना चाहें तो? बहुत सारे केस हैं। मुझे वो बड़ा केस याद है जो हमारे इधर लोकल एमपी थे, चौधरी काशिफ साहब। उनकी मैंने उनमें उनका मैं कौंसल था इलेक्शन पटिशन में, हुँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जस्टिस काजी मीन साहब जो ट्राइब्यूनल थे, चेयरमैन थे वहाँ पे। तो वहाँ जब मैं पेश हुआ तो उनके साथ दौरान आर्गूमेंट्स कुछ थोड़ी सी ना बदमज़गी सी हो गई। तो खैर वो बड़े अच्छे जज थे। उन्होंने बाद में उस बात को रिकग्नाइज़ किया, कहते नहीं वो बात आपकी ठीक थी। तो वो मुझे बड़ा यादगार केस है। जिस तरीके से उन्होंने मुझ पे प्रेशर डाला, और आगे से मैंने उसको बड़े ही सब्र तम्मल से, जैसे मैंने उनको आगे से जवाब दिए, वो मेरे लिए बड़ी यादगार लम्हे हैं। वो बड़े ही मुश्किल जज थे, उनके सामने खड़े होके फेस करना मुश्किल होता था। आपके बेस्ट टीचर कौन है? मेरे बेस्ट टीचर हमारे इधर सिविल के बड़े अच्छे वकील थे, महराज मिर्ज़ा साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और इसके अलावा मैंने जस्टिस अहमदीन अरशद साहब जो हैं, उनके वालिद साहब चौधरी वहीद अरशद साहब भावनगर से, उनसे मैंने बहुत सीखा। बड़े अच्छे सिविल के वकील, और अभी माशाल्लाह वो ओल्ड एज हैं, लेकिन अभी वो आते हैं। इनके अलावा शेख करीमुद्दीन साहब हमारे भावनगर से, सिविल के बड़े अच्छे वकील, उनसे मैंने बहुत सीखा, बहुत लर्न किया उनसे। ठीक। आपको टूरिज़्म का कितना शौक है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फ़ेवरेट शहर कौन-सा है? टूरिज़्म का शौक़ तो है, लेकिन बस ये मसरूफ़ियत की वजह से इतना टाइम नहीं होता कि जा सकें। बड़ी मुश्किल से अगस्त में कोई 1 हफ़्ते के लिए होते हैं। मुझे जो सबसे अच्छा शहर लगता है ना जी, मुझे चकवाल बहुत पसंद है। हर लिहाज से उसका दूधरबा, उसकी एटमॉस्फेयर, उसकी इसके बाद वादी सून जो है ना जी पेशाब की, वो बहुत खूबसूरत है। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि आप इस तरीके से आप इस स्टेटस पे हों कि जिससे लोग आपके बेनिफिशियरी हों, लोग आपसे सैटिस्फाइड हों। लोग कहें कि इस बंदे ने हमारे लिए कुछ किया है। तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो जो दिमाग और दिल में सुकून होता है, वो जो हुँ। इत्मीनानियत होती है ना, उससे बढ़ के दुनिया में कोई कामयाबी नहीं। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? जी, सारा ही उनका है जी। मेरा तो बहुत कम है इसमें। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे वालिदैन ने हमेशा मेरे लिए दुआएँ की, और मेरे टीचर जो हैं वो जो मुझे हमेशा मुझे उन्होंने रहनुमाई दी। एज़ अ सीनियर कानूनदान, मौजूदा तलीमी निज़ाम के बारे में आपके क्या क्या तबसरा है, क्या राय है? अभी तक तो ये हम तो ये नहीं कर सके कि हमने
कौन सा निज़ाम तलीम जो अडॉप्ट करना है, इसके लिए भी बड़ी मेहनत और बड़ी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? मुझे जो देखें सबसे आइडियल पर्सनैलिटी तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े टीचर, सबसे बड़े मतबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो आप उनको जिस हवाले से देखें, जिस लिहाज से देखें, आपको वहाँ से हर लिहाज से रहनुमाई मिलती ठीक। है। एज ए ताजर देख लें, एज ए कानूनदान देख लें, एज ए हम्म, पॉलिटिकल लीडर देख लें, आपको उनकी कोई पर्सनैलिटी अल्लाह ताला ने उनको ऐसे अता की, उनकी शख्सियत में ना आपको कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप रहनुमाई ना ले सकें। ठीक। एज अ सीनियर कानूनदान, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वो क्लब बरादरी को आप क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है इस सोसाइटी के लिए डिलीवर करने का। हमें नेक नीति से इस माशरे के लिए डिलीवर करना चाहिए और अर्निंग जो है वो सानवी होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी सर्विसेज जो लोगों को देनी चाहिए। तो जब आप सर्विसेज नेक नीति से देंगे तो रिज़्क़ खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू। जी, तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।